नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर में एक टिकटॉक स्टार ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे बनाया हवस का शिकार। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने किया दोनों आरोपियों को गिरफ्तार। महाराष्ट्र विधानमंडल के मानसून सत्र की हुई शुरुआत। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर लाया गया प्रस्ताव का विपक्ष ने किया विरोध। और पांचपौली पुलिस ने 50 लाख की फिरौती मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। टिकटॉक स्टार द्वारा नाबालिग को दिन दहाड़े अगवा कर उसे हवस का शिकार बनाए जाने का मामला सामने आया है। वीडियो वायरल होने से 15 दिन बाद वारदात सामने आई है। पुलिस ने टिकटॉक स्टार और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। आरोपी बंगाली पंजा निवासी समीर खान व यशोधरा नगर निवासी शाकिन मोहम्मद सिद्दीकी बताया जा रहा है। गर्लफ्रेंड है, इनने मेरे साथ करी शॉट है ना, इन्हें दे दी धोखा है ना, इसलिए मैंने इसको रोका। लाइक करो, फॉलो। इसके जितने भी दोस्तों हैं सबको बोलना चाहता हूँ, मैं समीर है ना, इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं करा इसके लिए मैंने, इनने मेरे को दे दी धोखा किसी दूसरे के साथ और राहुल उसके साथ भिड़ी हुई थी। इसका लगा कि मैं तो जल्ला दूँ है ना, पहले तो जल्ला दूँ, इसको जरा सा भी ये नहीं लगा, तरस नहीं आया मेरे पे, मेरे को धोखा दे दी। समीर एक आवारा प्रवृत्ति का है। वह हम उम्र लड़कों में खान टिकटॉक स्टार के तौर पर चर्चित है। करीब 2 महीने पहले 17 वर्षीय छात्रा की समीर से सहेली के रूप से पहचान हुई। बाद में वे फेसबुक फ्रेंड हो गए। उस वक्त टिकटॉक वीडियो काफी चर्चा में थे ना, इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं करा इसके लिए मैंने, इनने मेरे को दे दी धोखा किसी दूसरे के साथ और राहुल उसके साथ भिड़ी हुई थी। इसका लगा कि मैं तो जल्ला दूँ है ना, पहले तो जल्ला दूँ, इसको जरा सा भी ये नहीं लगा, तरस नहीं आया मेरे पे, मेरे को धोखा दे दी। समीर ने छात्रा से कुछ टिकटॉक वीडियोस भी बनाए। इस वजह से वे और करीब आ गए। समीर ने छात्रा को झांसे में लेकर शारीरिक संबंध बना लिए। वह उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए छात्रा को अपने घर कामठी तथा लॉज में ले जाता था। ये बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। 18 जून को छात्रा का जन्मदिन था। छात्रा ने अपने मित्रों को जन्मदिन मनाने घर बुलाया था। वहां छात्रा को एक युवक से बातें करते देखकर समीर आग बबूला हो गया। उसने छात्रा को दोपहर के वक्त कमाल चौक पर आने को कहा। वहां से शाकिन की मदद से छात्रा को जबरन अपनी बाइक पर बिठाया। मार्ग में समीर और शाकिन ने छात्रा से मारपीट कर गालियां भी दी। इस वारदात की वीडियो भी समीर ने बनाई तो खोज निकाला। उसे भरोसे में लेकर पूछताछ की तो सच्चाई सामने आई। पुलिस ने तत्काल समीर और शाकिन को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ पांचपौली थाने में मामला दर्ज किया गया है। महाराष्ट्र विधिमंडल का मानसून सत्र सोमवार से मुंबई में शुरू हुआ, जहां ओबीसी आरक्षण पर राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव लाया वो केवल टाइम पास है, ऐसा कहना है नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस का, जो मुंबई में राज्य सरकार के प्रस्ताव के विरोध में बोल रहे थे। ओबीसी एम्पिरिकल डाटाच्या संदर्भात जो ठराव आणण्यात आलेला आहे तो ठराव म्हणजे वेळ काढूपणाचं धोरण आहे। वारंवार या ठिकाणी सांगण्यात आलेलं आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने एम्पिरिकल इन्क्वायरी म्हटलेली आहे, सेन्सस डेटा म्हटलेला नाही। आणि के कृष्णमूर्तीच्या जजमेंटमध्ये अतिशय स्पष्टपणे लिहिलेलं आहे की राजकीय मागासलेपणाच्या संदर्भातली एम्पिरिकल इन्क्वायरी करायची आहे आणि तेच सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार विरोधाच्या केसमध्ये देखील सांगितलेलं आहे। परंतु केवळ दिशाभूल करण्याकरता आणि वेळ काढू धोरण अवलंबण्याकरता आजचा ठराव या ठिकाणी आणण्यात आलेला आहे। तरी देखील आम्ही त्या ठरावाला समर्थन देऊ।
कारण ओबीसी समाजाकरता, मराठा समाजाकरता, मागासवर्गीयांकरता कुठलाही प्रयत्न असेल तरी त्या प्रयत्नाला आमचं समर्थन असणार आहे. पण पुन्हा एकदा सांगतो की हा जो काही ठराव या ठिकाणी आणलेला आहे हा केवळ दिशाभूल करणारा ठराव आहे. यातनं कुठल्याही प्रकारे ओबीसींचं राजकीय आरक्षण परत मिळणार नाही. ते आरक्षण परत मिळवायचं असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे राज्य मागासवर्ग आयोगाने इम्पेरिकल इन्क्वायरी करून त्याचा रिपोर्ट सबमिट केल्यावरच अशा प्रकारचं आरक्षण परत मिळू शकतं, हे या ठिकाणी आम्ही स्पष्ट करू इच्छितो. सरकारला आपलं फेस सेव्हिंग करायचं आहे. कारण वारंवार हा प्रश्न विचारला जातो की 13/12/2019ला सर्वोच्च न्यायालयाने तुम्हाला हा निर्देश दिला, तेव्हापासून 15 महिने तुम्ही का झोपले होते? या प्रश्नाचं उत्तर त्यांना देता येत नाही. म्हणून केंद्र सरकारकडे हे डिफ्लेक्ट करायचं. आणि काल तर मी बघितलं की राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एक पुण्याचे प्रवक्ते, म्हणजे प्रवक्ते आहेत की नाही माहीत नाही, पण अलीकडच्या काळात ते प्रवक्त्यासारखे बोलत आहेत, तर ते असं म्हणाले की हा डाटा रोहिणी कमिशनला दिला तर आम्हाला का नाही? रोहिणी कमिशनने या डेटाची मागणी केली होती, पण केंद्र सरकारने सांगितलं की हा डेटा फॉल्टी आहे, त्यामुळे आम्ही तुम्हालाही देत नाही. त्यामुळे मला असं वाटतं की सगळ्या गोष्टी वस्तुस्थिती माहिती असताना देखील जाणीवपूर्वक ओबीसी आरक्षणामध्ये वेळ काढूपणाचं धोरण हे या सरकारच्या वतीनं चाललं. चंद्रकांत दादांनी आपल्या पत्रामध्ये जी मूळ कंप्लेंट आहे या कंप्लेंटचा उल्लेख करून यामधले जे काही कारखाने आहेत त्याची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. ज्यावेळेस ही मूळ तक्रार झाली होती त्याचवेळी माननीय गडकरी साहेबांनी स्पष्टपणे सांगितलं होतं की 3 वेळा लिलाव झाले तरी कोणी समोर आलं नाही. असे बंद पडलेले कारखाने लिलावात त्यांनी घेतलेले आहेत. सुरू असलेले कारखाने बंद पाडून घेतलेले नाहीत, कमी किमतीमध्ये घेतलेले नाहीत. आणि त्याचवेळी त्यांनी सांगितलं माझी जी चौकशी करायची आहे ती तुम्ही करा. त्यामुळे मला असं वाटतं की आता जी मूळ चौकशी आहे त्याच्याकडे दुर्लक्ष व्हावं हा काही लोकांचा प्रयत्न आहे. आणि म्हणून अशा प्रकारच्या गोष्टी चंद्रकांत दादांचं पत्र पुढे करून काढण्याचा प्रयत्न होतो आहे. पण या संदर्भात माननीय गडकरी साहेबांनी भूमिका अतिशय स्पष्ट आणि ट्रांसपेरेंट ठेवलेली आहे. देखिए, ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य सरकार ने जो आज ठराव लाया है वो केवल टाइम पास करने का विषय दिखता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इम्पेरिकल इंक्वायरी कही है और इम्पेरिकल इंक्वायरी थ्रू बैकवर्ड क्लास कमीशन का है. बैकवर्ड क्लास कमीशन अभी सेटअप हुआ है, इम्पेरिकल इंक्वायरी के उनको अधिकार भी दिए, फिर ये ठराव लाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सेंसस के आंकड़े नहीं मांगे. ये 15/4 16/4 का कॉन्स्टिट्यूशन का आरक्षण नहीं है, ये 243 का आरक्षण है. ये राजनीतिक आरक्षण है और इसलिए बहुत स्पष्ट रूप से केंद्र जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए है उस आदेश के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए. किंतु फिर भी सरकार राजनीति के लिए क्यों ना हो, इस प्रकार का अगर प्रस्ताव लाती है तो हम समाज के साथ खड़े रहे. तर त्यांनी त्यांचं मत मांडलेलं आहे, ते न्यायालयात गेले आहेत, न्यायालय त्या संदर्भात सांगेल. एमपीएससीच्या संदर्भात आम्ही स्थगन प्रस्ताव देखील दाखल केलेला आहे. सरकार एमपीएससीवर मेंबर देखील त्या ठिकाणी अपॉइंट करत नाही. या ठिकाणी 1.5 वर्ष कुठल्याही प्रकारे त्याचे इंटरव्ह्यू घेतले जात नाही. इतक्या मोठ्या प्रमाणात सगळे लोक प्रतीक्षेत आहेत आणि त्यातनं तरुणाईमध्ये निराशा आहे. मला असं वाटतं की अत्यंत गंभीरतेने सरकारने हा विषय घेतला पाहिजे. या विषयामध्ये सरकारचं लक्ष नाही आहे आणि या विषयात सरकार गंभीर नाही आहे. नागपुर के 5 पौली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की को चाकू का डर दिखाकर 50 लाख की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें से एक नाबालिग बताया जा रहा है. 5 पौली परिसर के ताजनगर के पास रहने वाले 4 खंबा चौक निवासी मोहम्मद नईम अशरफ जब्बार के घर पक्षियों को चारा डालने वाले लड़के ने उनकी नाबालिग लड़की को चाकू के नोक पर डराया और 50 लाख की फिरौती मांगी. आरोपियों ने यह भी कहा कि अगर उसने 50 लाख नहीं ला कर दिए तो उसके परिवार को जान से मार देगा. एक नाबालिग द्वारा इतनी बड़ी फिरौती मांगे जाने का मामला 5 पौली पुलिस स्टेशन में सामने आया है. पेशे से फिरियादी मोहम्मद नईम गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स बेचते हैं और आरोपी फिरियादी के घर काम करता था. इसी कारण घर से आरोपी भली भांति परिचित था. इस पूरे मामले में एक नाबालिग सहित 2 अन्य आरोपियों के खिलाफ फिरौती का मामला दर्ज किया गया है. या गुन्ह्यातले जे फिर्यादी आहे मोहम्मद नईम
अशरफ अब्दुल जब्बार, राहणार 4 खंबा चौक, हे यांचा व्यवसाय गाडीच्या स्पेअर पार्ट विक्रीचा व्यवसाय आहे आणि यांच्याकडे यातील एक बाल अपचारी जो आहे तो 1 महिनाभर पक्षीला दाणे टाकायचं त्यांनी काम केलेलं आहे. त्यामुळे फिर्यादीच्या घरची बऱ्यापैकी माहिती त्यांना होती आणि यात फिर्यादीची मुलगी आहे 12 वर्षाची, ती तिच्या घराशेजारीच मेहंदी क्लासला जात होती. संध्याकाळी जवळपास 8:30-9च्या दरम्यान ती जेव्हा क्लासवरून परत येत होती तिला या बालपचारी आणि त्याच्या मित्रांनी थांबवलं आणि तिला एका कारच्या मागे नेऊन तिला धमकावलं की तुझ्या घरी जे पैसे आहेत ते आम्हाला आणून दे 50 लाख रुपये, नाहीतर आम्ही तुझ्या पूर्ण फॅमिलीला संपवू. तिच्या गळ्यावर चाकू ठेवला होता आणि त्यामुळे ती मुलगी प्रचंड घाबरली होती. तिची घरी काही सांगत नव्हती. मग तिचे आईवडीलसुद्धा तिला वारंवार विचारणा करीत होते आणि मग आम्हीसुद्धा त्या मुलीला आणि त्याच्या फॅमिलीला इंट्रोगेट केलं आणि अशी स्टोरी आमच्या समोर आलेली आहे. त्याच्यानुसार फिर्यादीने तक्रार दिली. तक्रारीवरून आम्ही यातला बालपचारी एक आहे आणि त्याचा मित्र मोहम्मद जाहीद मोहम्मद राजी, वय 22 वर्षे, राहणार एकता नगर वांद्रा, अशा दोघं आणि त्यांचा एक अनोळखी मित्र, अशा तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि त्याचा तपास क्राईम पोलीस निरीक्षक नागोसे करीत आहे. सर, याच्या पहिले आरोपी विरुद्ध काही गुन्हे दाखल होते का सर याच्या पहिले? नाही, सध्या तरी त्यांचं काही रेकॉर्ड नाही आहे. आम्ही त्याबद्दल माहिती घेतली पण रेकॉर्ड काही उपलब्ध नाही. मुलीला त्रास नाही दिला त्यांनी, फक्त तिला धमकावलं होतं, तिच्या गळ्यावर चाकू ठेवला होता आणि तिला मारहाण वगैरे झालेली नाही आहे. आणि यापूर्वी पण आठवड्याभरापूर्वी पण तिला असंच त्यांनी धमकावलं होतं असं ते सांगत होते, परंतु त्याच्या अनुषंगाने पोलीस स्टेशनला कोणतीही तक्रार त्यांनी दिली नव्हती. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में कुल सचिव पद के लिए आज से साक्षात्कार शुरू होने वाले हैं, जहां राज्य भर के 46 उम्मीदवार इस पद के लिए दौड़ में बताए जा रहे हैं. राष्ट्रसंत तुकडोजी नागपुर यूनिवर्सिटी में कुल सचिव पद को लेकर पिछले दिनों से चली आ रही कश्मकश अब खत्म हो जाएगी. कुल सचिव पद के लिए कुल 46 उम्मीदवार मैदान में हैं. साक्षात्कार की शुरुआत सोमवार से होगी. मंगलवार को भी कुछ उम्मीदवारों के साक्षात्कार लिए जाएंगे. पद पाने के लिए इच्छुक पिछले दिनों से अपने राजनीतिक आकाओं से आशीर्वाद लेने के लिए भागदौड़ कर रहे थे. यह पद 5 वर्ष के लिए होता है, साथ ही मुख्य प्रशासकीय अधिकारी के तौर पर होता है. यही वजह है कि पद की लालसा सभी को लगी रहती है. वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है. गलत, बस बैलेंस जरूरी है. जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं. नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर. खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. नागपुर में कोरोना का प्रकोप कम नहीं हुआ है. अभी भी पॉजिटिव मरीज मिलने का सिलसिला जारी है. वहीं दूसरी ओर डेंगू ने भी अपने पैर पसार लिए हैं. इसी बीच सदर कॉरपोरेशन स्कूल निवासी 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई है. कोरोना के बाद अब नागपुर शहर में डेंगू का खतरा बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण गणेश उइके नामक युवक की मौत हो गई. गणेश उइके को तबीयत बिगड़ने के बाद एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई थी. बताया जा रहा है कि इन दिनों मेडिकल, मेयो सहित शहर के प्राइवेट अस्पतालों में अनेक डेंगू के मरीज भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है. इस बार बारिश नहीं होने के कारण शहर में मच्छरों की फौज बढ़ी है. यही वजह है कि डेंगू का डंक अब जानलेवा बनता जा रहा है. महानगर पालिका प्रशासन द्वारा डेंगू से निपटने के लिए अब तक कोई भी उपाय योजना नहीं की गई है, जिसकी सजा आम जनता को भुगतनी पड़ रही है. जितना आप समाज के लिए कार्य करोगे उतना ही काम आपका बढ़ेगा, ऐसा प्रतिपादन केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया है. रविवार को नागपुर के खापरी स्थित स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन के दौरान गडकरी बोल रहे थे. इस दौरान कोरोना जैसे विपरीत समय में सामाजिक दायित्व समझते हुए कई लोग आगे आए. उनका नितिन गडकरी ने आभार माना. शिव ज्ञानी जीव सेवा, भल दीप की सेवा, शिव को ध्यान में रख के करता एक रचना के लिए.
मिल गया है, तो नेचुरली ऑक्सीजन की कमी आगे नहीं आएगी। पर ये कोविड ऐसा है कि जहाँ एक समय कोई शिष्य 2 लीटर लेता है तो कोई 20 लीटर भी लेता है, तो स्वाभाविक रूप से उस परिस्थिति का आकलन नहीं हो पा रहा। और ऐसे कठिन स्थिति में काफ़ी लोग आगे आए और जिन्हें मदद की। आज मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा गर्भ फाउंडेशन को, जो इनके गर्भ इनकी स्मृति में है, दोनों बच्चे और पत्नियाँ उपस्थित, उनका धन्यवाद दूंगा कि सब संकट में जब लोग थे तब सामाजिक दायित्व के भाव से उन्होंने विवेकानंद हॉस्पिटल के लिए ऑक्सीजन प्लांट, उसके बाद फंगस के कारण भी बहुत प्रॉब्लम है। कहते हैं कि जैसे हम लोग इच्छा शक्ति अगर मजबूत रखते हैं तो समस्याओं का समाधान होता है। हमने उस समय रेमडेसिविर इंजेक्शन का ब्लैक मार्केट चालू किया, तो हमने तय किया कि ये भी हम यहाँ बनाएंगे और वर्धा में उसका प्रोडक्शन हुआ और बड़े प्रमाण पर रेमडेसिविर पूरे महाराष्ट्र में और देश को सप्लाई किया। फिर फंगस के लिए प्रॉब्लम आई, एक इंजेक्शन 6,400 रुपये में मिलता है और कुछ पेशेंट को 100 इंजेक्शन लगते थे। गरीब लोग इंजेक्शन खरीद नहीं सकते थे। फिर हमने प्रयास किया, फंगस का इंजेक्शन बना लिया और आज नागपुर में नहीं, विदर्भ में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में हमारे फंगस के बनाए हुए इंजेक्शन आज सब जगह जा रहे हैं, जिसके लोगों को राहत मिली है। बहुत कम पैसे में कठिन स्थिति में लोगों को राहत दे रहा है। और ये पूरा हॉस्पिटल इसी प्रकार से लोगों ने एक एक चीज़ देकर हॉस्पिटल बड़ा हुआ है और आज हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा है। मुझे लगता है कि ऐसा ही सहयोग जनता हॉस्पिटल को करेगी। ये हॉस्पिटल 500 बेड का बने, इससे हमारी सबकी इच्छा है। गरीबों की सेवा करने के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट है। प्रधानमंत्री को बता रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको पता है कि देश में कितने वेंटिलेटर हैं? बोला मुझे मालूम नहीं। बोले देश में केवल 12,000 वेंटिलेटर हैं। और वो परिस्थिति देखकर हमने गढ़चिरौली, सिरोंचा, एटापल्ली, अहेरी और हमारे विशेष रूप से जो प्रकाश आमटे हैं, उनका साले कौन सा गाँव अपना गढ़चिरौली, बाबरागढ़ के आगे हेमल कसा, वहाँ भी वेंटिलेटर थे। और कल मुझे बहुत खुशी हुई कि डॉक्टर मगर करके अपने बेड़घाट में, तो उन्होंने पेशेंट के फोटो भेजे और कितने पेशेंट की जान बच गई। वहाँ एम्बुलेंस भी गई और दवाइयाँ भी गई और लोगों की जान भी बची। तो बहुत मन प्रसन्नता हुआ कि देखो लोगों की जान बची। ये बहुत कठिन परिस्थिति थी और ऐसे समय लोगों को हमने आह्वान किया कि आप मदद करिए। तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा है। करीब 100 करोड़ रुपए तक का लोगों ने साहित्य दिया। जहां एक तरफ प्राइवेट स्कूल कोरोना काल में विद्यार्थियों को फीस में किसी तरह की छूट देने को तैयार नहीं है, वहीं मुंबई के मलाड मालवानी की होली स्टार इंग्लिश स्कूल का एक ऐसा स्कूल ऑनर है जिसने अपने स्कूल के 65% विद्यार्थियों की पूरे साल भर की फीस माफ करके एक मिसाल पेश की है। यही नहीं, बच्चों की फीस माफी के साथ ही जरूरतमंद परिवार के उन परिवारों को स्कूल द्वारा राशन तक पहुंचाया। स्कूल फीस के लिए विद्यार्थियों को परेशान कर फीस के लिए उनकी ऑनलाइन पढ़ाई बंद कर देने वाले स्कूलों को मुंबई के इस नौजवान स्कूल संचालक से कुछ सीख लेनी चाहिए। 35 साल के हुसैन शेख, जो मुंबई मलाड मालवानी में होली स्टार इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल और स्कूल संचालक हैं, इन्होंने कोविड के समय लोगों की माली हालत को देखते हुए अपने 1500 स्टूडेंट में से 1000 स्टूडेंट्स की एक साल की स्कूल फीस माफ की है और जो 500 स्टूडेंट्स जो फीस दे सकते थे उनकी फीस कम से कम 15% से लेकर 50% तक की फीस में राहत भी दी है। इतना ही नहीं, साथ ही जरूरतमंद स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को स्कूल बुलाकर राशन किट का वितरण भी किया जा रहा है। मालवनी लगभग बहुत ही गरीब इलाका है और यहाँ पर हम पिछले 13 साल से स्कूल चला रहे हैं और हमारे पास 1500 बच्चे पढ़ रहे थे, जिसके अंदर से हमने 1000 बच्चों की पूरे साल भर की फ़ीस को माफ़ कर दिया। हमने ये ध्यान दिया कि बच्चों के घरों में खाने के लिए नहीं था और हमारे पास पेरेंट्स जब पिछले बार लॉकडाउन लगा तो खाने की रिक्वेस्ट लेके हमारे पास आ रहे थे, तो हमने
हमारे पास जो पैसे रखे हुए थे, जो मैंने अपनी बच्ची की एफडी के लिए रखा था, वो पैसा मैंने पूरा का पूरा हमने 20,000 राशन की किट बांट दिया पिछले साल में। और जैसे ही अभी ये नया साल चालू हुआ तो इसके अंदर वापस स्कूल शुरू करने के लिए टीचर्स की सैलरी वगैरह के लिए हमको कुछ ज़रूरत पड़ी, तो हमने उसके लिए मेरी वाइफ का हमने डागिने को गिरवी करके उस पैसे से हमने स्कूल चलाया, जो कि स्कूल की माली हालत नहीं इतनी ठीक नहीं थी कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी हम खड़े हो पाए। क्योंकि मालवनी के अंदर हर बच्चों का अधिकार है कि उनको अच्छे से अच्छा उस स्तरीय शिक्षा मिले, और यही कोशिश हमारी आगे भी रहेगी। हमने तकरीबन 80 लाख रुपए के आसपास हमने पैसा पूरा का पूरा माफ़ कर दिया। ये बहुत बड़ा पैसा था हमारी जैसी छोटी स्कूल के लिए, जिसकी फ़ीस मात्र 350 रुपया महीना है, और लगभग ये पूरी प्री प्राइमरी और प्राइमरी के सेगमेंट की पूरी फ़ीस हमने माफ़ कर दी है। देखिए, जब इंसान के लिए काम आता है तो बेशक सबसे ज़्यादा उसके दिल को सुकून मिलता है। तो मुझे लगता है ये सबसे बेहतरीन काम एक इंसान कर सकता था, जो मुझे मौका मिला और मैंने कर दिया। इतना ही नहीं, अपने गरीब स्टूडेंट्स की आगे पढ़ाई चलती रहे, उनके लिए स्कूल के बाहर एक सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स का डोनेशन बॉक्स लगाकर लोगों से अपने ज़रूरतमंद स्टूडेंट के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट मांग रहे हैं। स्टूडेंट से फीस नहीं लेने की वजह से स्कूल की माली हालत इतनी ख़राब हो गई है कि इस प्रिंसिपल ने अपने स्कूल की टीचरों की सैलरी देने और खुद का घर चलाने के लिए अपनी पत्नी के गहने को बैंक में गिरवी रख कर स्कूल और अपना काम चला रहे हैं। हुसैन सर ने इस काम के लिए अपने टीचरों को भी मनाया कि वो हाफ सैलरी में काम करें, ताकि वो अपने इलाके के गरीब स्टूडेंट्स को आगे भी पढ़ा सके। हुसैन सर ने एनजीओ की मदद से पिछले 1 साल से ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स और आसपास के गरीब लोगों के घरों में राशन किट पहुंचा रहे हैं। उनके इस प्रयास से स्कूल में पढ़ने वाले पेरेंट्स को काफ़ी राहत मिली है। अभी सर बोल दिए कि मतलब तुम्हारे सब बच्चे का फीस माफ़ हो गया है। एक बच्चा हाई स्कूल यहाँ पास होके निकल गया है, 3 बच्चे हैं। लॉकडाउन की वजह से परेशानी हो गया था, इसकी वजह से नहीं भर पाई थी, काम धंधा बंद हो गया था ना। खुशी तो होगी ना, परेशानी था, अभी परेशानी हट गई तो थोड़ा खुशी तो हो ही जाएगा ना इंसान को। मेरा नाम नीलोफर है और मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं। समझिए कि मतलब फ्री में पढ़ रहे मेरे बच्चे, मैंने अभी तक फ़ीस भरी नहीं है। यस सर, मेरी बेटी 1st स्टैंडर्ड में है, तो इन्होंने पूरा साल का फ़ीस माफ़ किया, और प्लस है ना मुझे पूरा साल राशन किट भी मिलता रहा, मंथ वाइज जो भी रहता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जॉब भी बंद हो चुकी थी और रेंट पे हम लोग रहते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा फ़ीस मेरा पेंडिंग रह गया था, तो सर ने वो भी क्लियरली माफ़ कर दिए, और प्लस ये साल का भी 1000 रुपीज़ उन्होंने छूट दिए हैं। फीस नहीं भरने की वजह से कई बच्चे स्कूल की शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में उन सभी को फ़ोन कर सभी स्टूडेंट्स को स्कूल बुला रहे हैं। बीवी के गहने और बच्ची की एफडी तोड़कर लोगों की मदद करने वाले हुसैन शेख ने लोगों से अपील की है कि लोग भी अपने मदद का हाथ बढ़ाएं, ताकि बच्चों को शिक्षा मिल सके। हुसैन सर द्वारा उठाए गए कदम की जितनी सराहना करें उतनी कम है। ऐसे में जहां एक तरफ स्कूल फीस के मामले अभिभावकों और विद्यार्थियों की शिक्षा बंद कर रहे हैं, उन स्कूल प्रशासन ने इस और गौर करने की आवश्यकता है। जो हुसैन सर कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नागपुर से मुकेश हेडाऊ, वीकेबी न्यूज़ के लिए। जून के महीने के शुरुआत में अच्छी बारिश के बाद लग रहा था कि इस बार मौसम अच्छा रहेगा, लेकिन अचानक बारिश के गायब होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। खेतों में बोया बीज सूखने और खराब होने से नुकसान सहन करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 15 जुलाई के बाद अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है। जुलाई का पहला सप्ताह बीत जाने के बाद भी बारिश नहीं होने से किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। जिले में अब तक करीब 65% बुआई पूरी हो गई है, लेकिन बारिश के गायब होने के बाद खेतों में पड़ा बीज सूखने लगा है। अब किसानों के सामने दोबारा बुआई की नौबत आ गई है। ऐसे में मौसम विभाग द्वारा 15 जुलाई के बाद अच्छी बारिश की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। जून महीने में हुई बारिश से इस बार किसानों को अच्छी फसल की उम्मीद थी, लेकिन अचानक बारिश के गायब हो जाने से किसानों के सामने बीज बुआई का दोहरा संकट निर्माण हो गया है। तो दोपहर के प्राइम टाइम न्यूज में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।